नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन में। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। छत्तीसगढ़ की 13 सीटों पर होगी सबकी नजर, दांव पर दिग्गजों का भविष्य। क्या होती है आचार संहिता, क्यों और कब तक रहती है लागू, जाने यहाँ सब कुछ। मध्य प्रदेश में कौन होगा बीजेपी का सीएम उम्मीदवार, केंद्रीय मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट। ओबीसी को साधने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, विश्वकर्मा योजना को लेकर पीएम मोदी की बैठक आज। बीजेपी ने खोल दिए पत्ते, एमपी में शिवराज, राजस्थान में दिया कुमारी को मिला टिकट। अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग ने 5 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। केवल छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को होगी वोटिंग। विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कुल 90 सीटों के लिए होने जा रहे चुनाव के दौरान 13 सीटों पर होने वाले मुकाबले सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करेंगे, क्योंकि इनमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के प्रमुख नेता शामिल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की ये 13 विधानसभा सीटें इस प्रकार है। पहली, पाटन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्तमान में दुर्ग जिले के इस ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी सीमा राजधानी रायपुर से लगती है। 1993 में अब तक बघेल पाटन सीट से 5 बार चुने गए हैं। 2008 में वे अपने दूर के भतीजे बीजेपी के विजय बघेल से हार गए थे। बीजेपी ने एक बार फिर इस सीट से, दुर्ग लोकसभा सीट से, सांसद विजय बघेल को मैदान में उतारा है। बघेल कुर्मी जाति से है, जो राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक प्रभावशाली समुदाय है। इस निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में कुर्मी आबादी है। दूसरा, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले की ये शहरी सीट वर्तमान में बीजेपी के उपाध्यक्ष और 3 बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह के पास है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने करुणा शुक्ला को मैदान में उतारा था, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई थी। वह सिंह से 16,933 वोटों से हार गई। 6 बार के विधायक रमन सिंह ने 2008 से 3 बार यह सीट जीती है। बीजेपी ने इस बार किसी भी नेता को अपने मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में पेश नहीं किया है। तीसरा है अंबिकापुर। उत्तरी छत्तीसगढ़ की ये आदिवासी बहुल सीट वर्तमान में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के पास है। पूर्वशाही परिवार के वंशज 3 बार विधायक रहे सिंहदेव ने 2008 में पहली बार ये सीट जीती थी। जैव विविधता से समृद्ध हसदेव अरण्य क्षेत्र में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RRVUNL को आवंटित कोयला खदानों के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों, मुख्य रूप से आदिवासियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सिंहदेव प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सामने आए थे। इसके बाद राज्य के केंद्र से हसदेव क्षेत्र के सभी कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द करने का आग्रह किया। विरोध प्रदर्शन से इस सीट पर कांग्रेस की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। चौथा, कोटा। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित ये सीट दक्षिण छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में है। ये वर्तमान में उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा के पास है, जो राज्य के सबसे प्रभावशाली आदिवासी नेताओं में से एक है। ये ज्यादातर कांग्रेस, बीजेपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखा गया है। लखमा 1998 से लगातार 5 बार कोंटा से जीत चुके हैं। 5वीं, कोंडागांव। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। दक्षिण छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में आने वाली ये सीट वर्तमान में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के पास है। मरकाम ने 2013 और 2018 में यहां से बीजेपी की प्रमुख आदिवासी महिला नेता और पूर्व मंत्री लता उनसेडी को हराया था। उनसेडी को हाल ही में बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया था।
माना जाता है कि मरकाम के मुख्यमंत्री बघेल के साथ अच्छे संबंध नहीं है। अंततः उनको जुलाई में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। छठा है रायपुर शहर दक्षिण। ये शहरी निर्वाचन क्षेत्र बीजेपी के प्रभावशाली नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के पास है। 7 बार के विधायक अग्रवाल 1990 से इस सीट पर लगातार जीत रहे हैं। कांग्रेस के नेता कन्हैया अग्रवाल ने 2018 में अग्रवाल को कड़ी टक्कर दी थी। कन्हैया ने बृजमोहन के खिलाफ 60,093 वोट हासिल किए हैं। इस चुनाव में बीजेपी नेता को 77,589 वोट मिले थे। 7वां दुर्ग ग्रामीण। दुर्ग जिले की इस ग्रामीण सीट पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के एक प्रमुख समुदाय साहू की बड़ी आबादी है। ये सीट वर्तमान में मंत्री ताम्रध्वज साहू के पास है, जो एक प्रमुख ओबीसी नेता है। साहू के बारे में माना जाता है कि उन्होंने 2018 में साहू मतदाताओं को कांग्रेस के पक्ष में एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2018 में पार्टी के सत्ता हासिल करने के बाद साहू मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे थे। साहू ने इससे पहले 2014 में दुर्ग लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। 8वां है सतकी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत कांग्रेस के एक अन्य प्रमुख ओबीसी नेता है, जो इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 बार के विधायक महंत 2018 में पहली बार इस सीट से चुने गए। वह 3 बार के लोकसभा सांसद भी हैं और केंद्र की पूर्ववर्ती संप्रंग सरकार के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय राज्य मंत्री थे। 9वां कवर्धा। कबीरधाम जिले की ये सीट वर्तमान में प्रमुख मुस्लिम नेता मोहम्मद अकबर के पास है। 4 बार के विधायक अकबर ने 2018 में पहली बार इस सीट से चुनाव लड़ा और पूर्व विधायक बीजेपी के अशोक साहू के खिलाफ 59,284 वोट के बड़े अंतर से जीत हासिल की। अकबर बघेल सरकार में वन मंत्री है। अकबर को इस बार इस सीट पर कुछ कठिनाई हो सकती है, क्योंकि कवर्धा शहर में 2021 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद ध्रुवीकरण होने की आशंका है। 10वां साजा। बेमेतरा जिले का ये निर्वाचन क्षेत्र वर्तमान में राज्य के कृषि मंत्री और प्रभावशाली ब्राह्मण नेता रविंद्र चौबे के पास है। वो 7 बार से विधायक है। इस निर्वाचन क्षेत्र में इस साल की शुरुआत में साहू समुदाय के एक व्यक्ति की हत्या और उसके बाद जवाबी कार्यवाही में दूसरे संप्रदाय के 2 लोगों की हत्या के चलते सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ। इसकी वजह से ध्रुवीकरण का असर साजा के साथ साथ कवर्धा में भी चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। 11वां आरंग। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट। रायपुर जिले के इस निर्वाचन क्षेत्र का वर्तमान में प्रतिनिधित्व शहरी प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया करते हैं, जो प्रभावशाली सतनामी संप्रदाय के नेता है। राज्य में अनुसूचित जाति की बड़ी आबादी इसी संप्रदाय की है। डहरिया पहली बार 2003 में पलारी से और फिर 2008 में बिलाईगढ़ सीट से छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए चुने गए थे। इस बार उन्हें जोखिम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सतनामी संप्रदाय के गुरु बालदास साहेब और उनके समर्थक हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बालदास ने अपने बेटे खुशवंत दास साहेब के लिए आरंग से टिकट मांगा है। 12वां खरसिया। ये सीट उत्तरी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में आती है, जहां अन्य पिछड़ा वर्ग के अघरिया समुदाय का दबदबा है। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल वर्तमान में इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। झीरम घाटी। नक्सली हमले में अपने पिता और प्रमुख कांग्रेस नेता नंद कुमार पटेल के मारे जाने के बाद उमेश पटेल 2013 में इस सीट से पहली बार चुने गए थे। नंद कुमार पटेल खरसिया से 5 बार निर्वाचित हुए थे। 13वां जांजगीर चांपा। अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी वाले इस क्षेत्र में हर चुनाव में विधायक बदलने की परंपरा है। वरिष्ठ बीजेपी नेता नारायण चंदेल इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह कांग्रेस के मोतीलाल दिवांगन को हराकर इस सीट से 3 बार चुने गए थे। दिवांगन ने उन्हें 2003 और 2013 में हराया था। चुनाव आयोग जब भी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है तो इसी के साथ चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाती है।
चुनाव आयोग ने 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। इस दौरान ज्यादातर सरकारी कामों पर अस्थायी रोक लगी रहेगी। ये वो काम होते हैं जिनमें से सरकार को फायदा होने का अंदेशा होता है। आज हम आपको यही बताएंगे कि चुनाव आचार संहिता आखिर क्या होती है। आचार संहिता क्या है? राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता मानदंडों का एक समूह है, जिसे राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति से विकसित किया गया है। चुनाव के दौरान सभी पार्टियों, नेताओं और सरकारों को इन नियमों का खास तौर पर पालन करना होता है। कब लागू होती है आदर्श आचार संहिता? आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से लागू होती है और चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है। आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं क्या है? आदर्श आचार संहिता मुख्य तौर पर यह बताती है कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवार और सत्ता में रहने वाले दलों को चुनाव प्रचार, बैठकें और जुलूस आयोजित करने, मतदान दिवस की गतिविधियों और कामकाज के दौरान अपना आचरण कैसा रखना है। किन क्षेत्रों में लागू होती है आचार संहिता? आचार संहिता लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश, विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य स्तर पर और उपचुनाव के कोड केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र पर लागू होती है। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों के लिए मुख्य दिशा निर्देशन। चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी पार्टी या उम्मीदवार आपसी नफरत पैदा कर सकता है या विभिन्न जातियों और समुदायों, धार्मिक या भाषाई के बीच तनाव पैदा कर सकने वाली किसी गतिविधि में भाग नहीं लेगा। असत्यापित आरोपों या विरूपण के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए। क्या चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध है? चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए मंच के तौर पर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं की जा सकती है। आचार संहिता का पालन न करने पर शख्स या पार्टी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही या उसकी बर्खास्तगी की भी हो सकती है। पहले से स्वीकृत की गई किसी योजना की घोषणा या उद्घाटन किया जा सकता है। आचार संहिता लागू होने के दौरान विशिष्ट क्षेत्र में ऐसी योजना का उद्घाटन या घोषणा प्रतिबंधित होती है। कि सरकारी खजाने की कीमत पर केंद्र या राज्य सरकारों में सत्तारूढ़ पार्टी दलों की उपलब्धियों को दर्शाने वाली होर्डिंग्स, विज्ञापन आदि जारी रखे जा सकते हैं? नहीं, ऐसे मौजूद सभी होर्डिंग्स, विज्ञापन आदि को संबंधित अधिकारियों द्वारा तुरंत हटा दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी खजाने की कीमत पर समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित अन्य मीडिया में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाना चाहिए। 5 राज्यों में क्या है चुनाव का कार्यक्रम? मिजोरम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 7 नवंबर को मतदान होगा। साथ ही राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। केवल छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को होगी वोटिंग। विधानसभा चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के केंद्रीय मंत्रियों सहित कई दिग्गजों को उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने के बाद राज्य के राजनीतिक हलकों में सत्तारूढ़ बीजेपी के केंद्र नेतृत्व की योजना को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर जारी बहस के बीच केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हर चुनाव में पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल ही उसका चेहरा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्रियों सहित कई दिग्गजों को उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने के बाद राज्य के राजनीतिक हलकों में सत्तारूढ़ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की योजनाओं को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। बीजेपी नेताओं की ओर से दिए गए विभिन्न बयानों ने भी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर बहस को हवा दी है। कमल हम सभी के लिए पूजनीय है।
गोयल ने रविवार को नीमच में पत्रकारों से बातचीत में मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में पूछे जाने पर कहा, हर चुनाव में पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल ही हमारा चेहरा होता है। कमल हम सभी के लिए पूजनीय है। हम कमल लेकर जनता के बीच जाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम सभी कार्यकर्ता हैं और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम हर भारतीय के जीवन में खुशी और उत्साह लाने, उनकी सभी आकांक्षाओं को पूरा करने, उनका उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने, गरीबों के कल्याण और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि उनकी पार्टी आगामी चुनाव में विजयी होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक हालिया बयान ने विपक्षी दल कांग्रेस को ये दावा करने के लिए प्रेरित किया है कि शिवराज दरकिनार किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज ने पूछा लोगों से सवाल। पिछले हफ्ते डिंडोरी में आयोजित एक जनसभा में शिवराज ने लोगों से पूछा कि वह अच्छी सरकार चला रहे हैं या बुरी। उन्होंने सवाल किया था, तो क्या इस सरकार को आगे भी जारी रखना चाहिए या नहीं? क्या मामा, यानी जैसे कि उन्होंने लोकप्रिय रूप से कहा जाता है, मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया था कि चुनाव के बाद शिवराज को मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा। वहीं डिंडोरी में की गई शिवराज की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख कमलनाथ ने गत शनिवार को दावा किया था कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 बार के विधायक और राज्य के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने इस महीने की शुरुआत में सागर जिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र रहली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि वो भार्गव अपना आखिरी चुनाव लड़ेंगे और उन्हें यह भी लगता है कि इस चुनाव में किसी को भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं किया जाएगा। भार्गव ने कहा था, ये नहीं बताया जा रहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मुझे लगा कि उनकी, यानी भार्गव के गुरु की कोई इच्छा होगी, भगवान की ओर से ये बात आई होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक काबिज शिवराज को हाल फिलहाल में कोई सार्वजनिक कार्यक्रमों और रैलियों में भावुक होते देखा गया है। अपने गृह क्षेत्र बुधनी में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से पूछा था कि क्या उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं एक रैली के दौरान उन्होंने महिलाओं से कहा था कि जब वो उनके आसपास नहीं होंगे तो उन्हें एक भाई की याद आएगी। बीजेपी ने 79 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। बीजेपी ने राज्य की कुल 230 विधानसभा सीटों में से अब तक 79 पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ साथ इंदौर के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं। इन सभी राजनीतिक दिग्गजों को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। पिछले हफ्ते विजयवर्गीय ने कहा था कि वो सिर्फ विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और पार्टी उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी सौंपेगी। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी की पार्टी को स्पष्ट बहुमत में नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन से कमलनाथ के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई थी। पिछले चुनाव में 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 109 सीटें हासिल हुई थी। सिंधिया के जाने से गिर गई थी कमलनाथ सरकार। हालांकि कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार 15 महीने बाद ही गिर गई थी, जब कांग्रेस विधायकों का एक वर्ग, जिनमें से अधिकांश केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति वफादार थे, पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। मार्च 2020 में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी की थी और शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए थे। आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा इलेक्शन के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इस बीच बीजेपी ओबीसी समाज के बड़े हिस्से को अपने ओर करने की कोशिश कर रही है। इस कड़ी में आज विश्वकर्मा स्कीम को लेकर चर्चा होगी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ओबीसी समाज को साधने को लेकर बीजेपी मेगा प्लान तैयार कर रही है। विश्वकर्मा योजना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी आज बीजेपी ओबीसी मोर्चे के साथ बैठक करेंगे। आगामी चुनाव में ओबीसी सरकार बनाने में बड़ा रोल निभा सकते हैं। हाल ही में बिहार में हुए जाति आधारित सर्वे में सबसे ज्यादा आबादी
ओबीसी की सामने आई है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां ओबीसी समाज का आबादी में बड़ा हिस्सा है। ऐसे में हर पार्टी चाहती है कि ओबीसी समाज उसके पाले में आ जाए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना विश्वकर्मा को लेकर बीजेपी मुख्यालय एक्सटेंशन में अहम बैठक होगी। बीजेपी ओबीसी मोर्चे के नेता, केंद्रीय मंत्री समेत कई नेता इसमें शिरकत करेंगे। 5 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव में ओबीसी समाज को साधने को लेकर बीजेपी मेगा प्लान बना रही है। जान लें कि आज बीजेपी मुख्यालय एक्सटेंशन में इसको लेकर मीटिंग होगी। इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। अमित शाह खुद विश्वकर्मा योजना से मिलने वाले फायदों के बारे में बताएंगे। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी ओबीसी वोटर्स को साधने में कामयाब हो जाती है तो उससे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा हो सकता है। गौरतलब है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। चुनाव आयोग दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों के मुताबिक नवंबर और दिसंबर के महीने में चुनाव कराया जा सकता है। 1 या 2 चरणों में इन सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है। बता दें कि चुनाव आयोग ने इन 5 राज्यों में इलेक्शन का खाका तैयार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार छत्तीसगढ़ में 2 और एमपी में, मिजोरम और राजस्थान और तेलंगाना में 1-1 चरण में वोटिंग हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक नवंबर और दिसंबर के 5 राज्यों में वोटिंग के अलग अलग फेज होंगे। 5 राज्यों में 1 से 2 चरणों में वोटिंग हो सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चुनाव लड़ने और ना लड़ने की आशंकाओं को साफ करते हुए बुधनी से मैदान में उतर गए हैं, जबकि राजस्थान में दिया कुमारी को बीच विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा सोमवार को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ला ऐलान होते ही बीजेपी ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने अपने दिग्गज उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए सबको चौंका दिया है। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां बीजेपी ने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी करते हुए शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया है, वहीं राजस्थान के अपनी पहली सूची जारी करते हुए चर्चित दिया कुमारी को भी मैदान में उतार दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी चौथी सूची जारी की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुधनी विधानसभा से ही टिकट दिया गया है। 57वें नाम वाली इस सूची में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव को रहली सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा कई अन्य नामों को भी मैदान में उतार दिया है। ये सूची इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विधानसभा चुनाव में उतारने को लेकर काफी संशय बनाया हुआ था, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने यह संशय दूर कर दिया है। वहीं राजस्थान की बात करें तो बीजेपी ने राजस्थान की पहली सूची जारी कर दी है। इसी सूची में 41 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में पार्टी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दिया कुमारी समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही कई दिग्गजों के टिकट काट दिए गए। इस सूची में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। जयपुर के विद्याधर नगर से पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद वर्तमान विधायक नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया गया है। पिछले महीने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम में पहुंचे, तब जयपुर पहुंचे तब दिया कुमारी ही थी जिन्हें मंच पर समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दिया कुमारी को इतना अहम जिम्मा मिलने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई थी कि क्या बीजेपी उन्हें वसुंधरा राजे सिंधिया के विकल्प के तौर पर तैयार कर रही है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।